गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, विजयनगर इस क्षेत्र में मिलती है। इसकी भी अधिकतम क्षमता की अगर हम बात करें तो 20 से 25 लीटर तक की ये गायें हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे पास भी है और पशुपालकों के पास भी है। सिर्फ देसी नस्लों में मालवी एक ऐसी नस्ल है जो झालावाड़, भीलवाड़ा, जबकि अभी वहाँ के लोग नहीं बैठे फिर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, वही ऐसी नस्ल है जिसकी दूध उत्पादन क्षमता कम है। अदरवाइज राठी, थारपारकर तो 28 लीटर अधिकतम दूध की जो है प्रतिदिन दूध की जो है रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी जो देशी नस्लें हैं उनकी क्षमता तो इतनी है, अगर वो किसी एक अच्छे पशुपालक के यहाँ अधिकतम दूध दे सकती है तो वो आम पशुपालक के भी दे सकती है, क्योंकि इन गायों के दूध देने की जो उत्पादन क्षमता जिसको हम कहते हैं वो इतनी है और ये कहीं भी संकर नस्लों से या विदेशी नस्लों से कम नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि आम पशुपालक हमें कहता है कि ये 2 लीटर दे रही है, 3 लीटर दे रही है, और जब वो 2-3 से 1 पे आ जाती है तो हम उसको गौशाला के लिए समर्पित कर देते हैं। सारी चीजें रख रखाव की, क्योंकि दूध उत्पादन आपके यहाँ भी कई गायें होंगी, ऐसे ही मैं बताऊंगा आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। दूध उत्पादन जो है मुख्यतः 4 चीजों पर ही निर्भर करता है। पहला है नस्ल पर, दूसरा है उसके आहार पर, भोजन पर, तीसरा आता है उसके प्रबंधन पर और चौथा आता है उसकी बीमारियों से रक्षा पर। अगर ये 4 चीजें सही होती हैं तो 28 लीटर दूध, 25 लीटर दूध प्रति गाय से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रूव है, हमारे फार्म पे भी ये प्रूव है। कोई अच्छे प्रगतिशील पशुपालक हैं उनके यहाँ भी प्रूव है और वहाँ भी दूध हो रहा है। नस्ल की बात करें तो आप बिल्कुल सही है, जब हमारे पास 4 से 2,500 से 3,000 तक पंजीकृत गौशालाएं हैं, करीब 1,500 अपंजीकृत गौशालाएं हैं, 4,000 के अनुमान ये बैठता है, और एक गौशालाओं में अगर हम मिनिमम क्षमता से बात करें तो 300 से 1,000 तक की गायें हैं, और सब जगह ही आपको देसी नस्लें ही मिल रही हैं। तो इसका मतलब इन देसी नस्लों की संख्या भी बहुतायत है। अब इनका संवर्धन कैसे हो? नस्ल हमारी अच्छी है, इसकी क्षमता है, बात आती है आहार पर। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पशु का खाना पीना। तूड़ी खिलाकर हम 25 लीटर 20 लीटर दूध की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अच्छा उसको पशु आहार देना ही पड़ेगा। यही कारण है कि 6ठे 7वें ब्यात की गाय भी आपकी गौशालाओं में मिल जाएगी। उसका कारण ही एक ही है कि पशुपालक जब उसको ढंग से खिला पिलाता नहीं है तो वो दूध देने की क्षमता उसकी दिनों दिन कम हो जाती है और वो 1-1.5 लीटर पर आ जाती है और वो उसको छोड़ देता है और वो अंतोगत्वा गौशालाओं में उसकी एंट्री हो जाती है। अगर पशु आहार ढंग से खिलाया जाए, उसका भोजन सही किया जाए, सिर्फ तूड़ी खिलाकर, गौशालाओं में भी हम देखते हैं, क्योंकि गौशालाओं में हमारे पास थोड़ी सी तंगी है, पैसे की कमी है, हम तूड़ी से उसका सिर्फ पेट ही भर रहे हैं, हम वहाँ दाना मिश्रण की, कंसंट्रेट मिक्सचर की बात नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पशु को पूरा आहार मिले। तूड़ी का आप सब जानते होंगे, आप भी देखते होंगे कि तूड़ी को अगर हम पोषण वैल्यू से बात करें, न्यूट्रिटिव वैल्यू से अगर उसकी गणना करें तो उसमें 0% प्रोटीन है। एक 0% प्रोटीन वाले को, भूसे को, जो सिर्फ गाय का जो 35 से 40 किलो का जो उसका पेट है सिर्फ उसको भरने के काम आता है, वो उसके उत्पादन के काम नहीं आता, उसके शरीर पे नहीं लगता, सिर्फ उसका जो भूख है उसको मिटाता है, उसको पोषण तत्व नहीं प्रदान करता है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये, क्योंकि आप में से अधिकतर पशुपालक भी हैं, गौशाला प्रबंधक भी हैं, पशुपालन से जुड़े हुए भी हैं, तो आपको ये मुख्य बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब तक पशु को, गाय को उसका भरपूर भोजन, पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता है तब तक वो उत्पादन के काम नहीं आ सकती है। तो
हरा चारा हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी कम है। गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो वहाँ ज़रूर कुछ पशुओं को मिल जाता है, पर बीकानेर चूरू ज़िले की बात करते हैं, नागौर की बात करते हैं तो यहाँ हरा चारा उतनी मात्रा में नहीं है। पर फिर भी हमें ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, संतुलित पशु आहार के रूप में, बांटे के रूप में उसको देना जरूरी है। आजकल एक समस्या बांझपन की जो आ रही है, गाय जो है समय पे पाली में नहीं आ रही है, ज्ञापन नहीं हो रही है, 4-4, 5-5 साल में पहली बार ब्याह रही है। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास जो तूड़ी भी है, जो सबसे निकृष्ट चारा है मैं कहूँगा, उसको उसमें भी जो मिनरल मिक्सचर है, मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, वो नहीं के बराबर है। पहले क्या होता था, बारानी खेती में भी जो है हम साल में एक ही फसल लेते थे, खेत को पूरा जो है उसमें खाद मिल जाती थी, मिनरल्स बच जाते थे। अब चाहे सिंचित एरिया हो चाहे असिंचित एरिया हो, एक साथ हम साल भर उस खेत को काम में लेते रहते हैं। गेहूँ हटती है तो सरसों बादी, सरसों हटी तो दूसरी ले ली, कोई अन्न की फसल हटी तो सब्जी ले ली, सब्जी हटी तो खीरा ले लिया। पूरे साल भर हम भूमि का शोषण करते रहते हैं। उस भूमि में से मिनरल्स जो है सारे के सारे पौधे में आते रहते हैं। ऊपर से खाद डलती नहीं है, देसी खाद नहीं डलती। और यही कारण है कि जो प्लांट उग रहे हैं, चाहे वो गेहूँ है, चाहे वो दूसरी फसलें हैं, चाहे वो दलहन है, चाहे वो मूंगफली है, उनमें मिनरल्स की कमी है। और ये मिनरल्स की कमी हमारे शरीर में भी पाई जा रही है। हम देख रहे हैं 50 साल के आदमी के गोडे दुखने शुरू हो गए हैं, कमजोरियां महसूस होने लग गई है, जबकि पहले ये चीज़ें 70-75 साल तक, 65 साल से ऊपर आती थी। आज 40 साल वाला आदमी कहता है मेरे से तो चला ही नहीं जाता, मेरे तो गोडे दुखते हैं। ये मिनरल्स की कमी ना केवल आदमियों में और जानवरों में भी है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 2 फैक्टर और बताए थे मैंने कि पशुओं का रख रखाव ढंग से हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब अगर नस्ल अच्छी होगी और उसका पशु आहार अच्छा होगा, पशु अपने आप उत्पादक हो जाएगा। तीसरी चीज मैं बताना चाह रहा था, विश्वविद्यालय की गतिविधि की बात कर रहे थे अपने, कि तीसरा काम है विश्वविद्यालय का कि जो तकनीकें हैं उनको आम पशुपालकों तक पहुंचाना, जो इसका स्टेक होल्डर है, किसान है, उस तक पहुंचाना। यह भी विश्वविद्यालय जो है अपने तरीके से, अपने संसाधनों से बखूबी कर रहा है। और उसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि राजस्थान में 17 जिलों में विश्वविद्यालय के पशु विज्ञान केंद्र हैं, जहाँ पर पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा रहती है। बीकानेर में भी जो है वेटरनरी विश्वविद्यालय, बीकानेर प्रसार शिक्षा निदेशालय जो है पशुपालकों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित करता रहता है। अभी हाल ही में भी हमने बीकानेर संभाग के 70 गौशाला प्रबंधकों के लिए जो है प्रशिक्षण आयोजित किए थे, जिसमें हो सकता है कुछ भाई लोग इस सभागार में भी बैठे हों। 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो है गोपालन विभाग की मदद से, सहयोग से जो है ये आयोजित किए गए। तो इस तरह के प्रशिक्षण जो है विश्वविद्यालय किसानों के लिए, गौशाला संचालकों के लिए, डेयरी प्रबंधकों के लिए, पशु चिकित्सकों के लिए, पशुपालन डिप्लोमा सहायकों के लिए, इन सभी के लिए समय समय पर जैसे जैसे जिस संस्थाओं से प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं उस हिसाब से चलाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए ये है कि बीकानेर का जो पशु विज्ञान केंद्र है वो लूणकनसर में स्थापित किया गया है। खारियाबास लूणकनसर के अगर यहाँ गौशाला संचालक हों तो वो जानते होंगे। खारियाबास में जो है ये पशु विज्ञान केंद्र है, जिस पर आप सभी तरह की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चूरू जिले का जो पशु विज्ञान केंद्र है वो हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पे जो है, रतनगढ़ के मेगा हाईवे पे जो है स्थित है। रतनगढ़ का जो सर्किल है उससे थोड़ा सा हनुमानगढ़ की तरफ निकलते हैं, मेगा हाईवे पे निकलते हैं तो उसी पर है। हनुमानगढ़ का पशु विज्ञान केंद्र तो नहीं है, कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो नोहर बादरा में जो है 27 चक NTR में जो है गोगामेड़ी के पास है, वहाँ पर है। और नागौर का थोड़ा सा दूर है। नागौर का हमारा जो पशु विज्ञान केंद्र है वो बाकलिया डीडवाना तहसील में आता है, बाकलिया लाडनू में आता है, वहाँ पर स्थित है। पर ये इन संभाग के जो और पशुपालक भाई हैं, गौशाला संचालक हैं,
प्रबंधक हैं या चाहे वो अध्यक्ष हैं चाहे सचिव हैं, वो अगर कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय में प्रसार शिक्षा निदेशालय में सीधा संपर्क कर सकते हैं। एक सुविधा विश्वविद्यालय की ओर है जो आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि एक टोल फ्री नंबर है विश्वविद्यालय का। अगर आपको हमारे किसी विशेषज्ञ से कोई आपकी समस्या आती है, चाहे वो पोषण संबंधी समस्या हो, चाहे वो हेल्थ केयर संबंधी समस्या हो, चाहे वो ब्रीड से संबंधित कोई जानकारी आप जानना चाहते हो, तो उस टोल फ्री नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। आपके विशेषज्ञ से बात कराई जाती है। कुछ भाई लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 1800-180-6224 1800-180-6224 जो ये विश्वविद्यालय का टोल फ्री नंबर है, उस पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। एक सुविधा और है, धीणेरी बाता विश्वविद्यालय का एक रेडियो कार्यक्रम है जो हर महीने के तीसरे गुरुवार को 5:30 से 6 बजे तक। कई बार ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें क्या काम आती होगी, पर मैं आपको बताऊं ये सारी चीज़ें इतनी काम आती है कि हमारे पास कई तरह के सवाल भी आते रहते हैं। जैसे अभी मैंने टोल फ्री नंबर बताया, तो इससे इतनी सुविधा है कि आप मानोगे नहीं कि एक साल में करीब 2 लाख फ़ोन जो है विश्वविद्यालय के पास आते हैं और ये सारे फ़ोन कॉल रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपने जो बातचीत की है वो भी रिकॉर्ड होती है, आपको क्या जवाब दिया गया है ये भी रिकॉर्ड होता है। और अगर सुबह 8-9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये सुविधा है, और 9 बजे के बाद रात्रि में भी अगर कोई सवाल पूछता है, ट्रीटमेंट का काम हमारा नहीं है। मैंने कई बार कई मंचों में भी ये बताया गया है, ट्रीटमेंट का काम पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। हमारा कार्य तकनीकी जानकारी प्रदान करना है। तो रात को 9 बजे के बाद भी अगर किसी को कोई लगता है कि कोई सवाल है तो उसकी कॉल रिकॉर्डेड होती है और उसको सुबह जो है उसका जवाब दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें धीणेरी बाता में बता रहा था। धीणेरी बाता में हम हर महीने में एक विशेषज्ञ से बात करते हैं और इसकी भी हमने ये कार्यक्रम आपको हम बताएं 2010 से चला रखा है और अब तक इसके 400 से भी ज़्यादा एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। और इसका इतना रुझान है आज के ज़माने में भी कि हम इस रेडियो प्रोग्राम को बंद नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम बंद करते हैं तो इसको चालू करने की हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है और इसको हम पिछले 14 साल से लगातार चला रहे हैं। विश्वविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो एक बार हमारे यहाँ आता है उसका पंजीकरण हम कर लेते हैं। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे समय समय पर क्या क्या प्रशिक्षण होने हैं ये जानकारी हम उनको देते हैं। जो विश्वविद्यालय के हिंदी में जो पशुपालकों के काम के जो प्रकाशन हैं वो भी उसमें वो जानकारी भी हम उसमें समय समय पर डालते रहते हैं। एक मासिक पब्लिकेशन है पशुपालन नए आयाम, जिसमें उस महीने में पशुपालकों को क्या करना चाहिए, किन बीमारियों से क्या क्या बीमारी उस पर्टिकुलर महीने में आ सकती है, उसमें पशु रोग पूर्वानुमान हम उसमें देते हैं कि ये इस महीने में आप कि ये बीमारी होने की संभावनाएं हैं, आपको ये टीके इस महीने में लगा लेने चाहिए। ये ऐसी जानकारी भी समय से समय पूर्वक जो है पशुपालकों को और गौशाला संचालकों को उपलब्ध कराई जाती है। तो विश्वविद्यालय 3 तरह का काम मैंने आपको जैसे बताया, शिक्षण का, अनुसंधान का और प्रशिक्षण का काम कर रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़ते हुए जो आपकी समस्याएं हैं वो आप हमें सीधे बता सकते हैं, प्रसार शिक्षा निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने बताया कि हमने 3 दिन का गौशाला प्रबंधकों का जो प्रशिक्षण आयोजित किया था, उसमें हमने सारी जानकारी हमारे गौशाला प्रबंधकों को दी थी, जिसमें बीमारियों जो मुख्य बीमारियां हैं, प्रबंधन में कैसे आप गौशाला में जो है पशुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। चूँकि मैंने बात जहाँ शुरू की थी मैं वापस उसी पे आ रहा हूँ। जो हमारे यहाँ गौशालाओं में देसी नस्लें हैं उनमें भी आप भी संवर्धन का कार्य कर सकते हैं। जो उसमें मेल बछड़े हैं, कुछ गाय ब्याती भी है, उन अगर जो मिक्स नस्ल के हैं उनको आप अलग रखें, जो प्योर नस्ल के हैं उनको अलग रख के आप गौ संवर्धन का कार्य उन नर बछड़ों के साथ जो है कर सकते हो, उनको अपने गांव में दे सकते हैं ताकि अच्छी नस्ल जो है हमारे आसपास के क्षेत्र में फैल सके। यही कारण है कि आज लूण कैंसर की जब बात आती है और राठी नस्ल की बात आती है, तो जैसे बीकानेर रसगुल्ले के साथ और भुजिया के साथ जुड़ा हुआ है, लूण कैंसर का नाम आज राठी नस्ल के साथ जुड़ गया है। राठी का नाम आते ही लूण कैंसर अपने आप दिमाग में आ जाता है।
थार पारकर नस्ल का नाम लेते हैं तो सीधा ही जैसलमेर की तरफ ध्यान चला जाता है। साहिवाल का नाम लेते हैं तो हनुमानगढ़ का नाम सीधा का सीधा सामने आता है। तो इसी तरह आप भी अपने यहाँ की जो नस्लें हैं उनका संवर्धन का काम आप कर सकते हैं, और उसमें अगर आपको तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है तो आप विश्वविद्यालय से सीधे संपर्क कर सकते हैं, चाहे टोल फ्री माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से। मुझे इस अवसर पर आप लोगों के सामने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए गोग्राम सेवा संघ राजस्थान जयपुर बीकानेर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपकी कोई भी समस्या हो आप इनके माध्यम से हमारे से संपर्क करें। धन्यवाद।